Your warm welcome in our online academy, the ESL Academy of Linguistic and Literature. हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0305631964। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे जॉन कीट्स को, जॉन कीट्स की लाइफ को, जॉन कीट्स एज अ रोमांटिक पोएट और जॉन कीट्स की जो सैलिएंट फीचर हैं कीट की पोइट्री के, वो हम डिस्कस करेंगे। 2 असाइनमेंट बनती हैं और एक बायोग्राफी। आज हम टोटली इसको डिस्कस कर लेंगे। जॉन कीट्स एक लेटर रोमांटिक, यंगर रोमांटिक के नाम से जाना जाता है। और लेटर रोमांटिक्स में जो आते हैं जैसे जॉन कीट्स हैं, पीबी शैली है और बैरन है। पीबी शैली और बैरन दोनों लॉर्ड किस्म के लोग थे, नवाब टाइप लोग थे, लेकिन ये मिडिल क्लास से ताल्लुक रखता था, गरीब था, पुअर था, वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास से ताल्लुक रखता था। जॉन कीट्स 1795 में ये मूरगेट लंदन में पैदा हुए, यूके के अंदर। जॉन कीट्स की डेथ होती है जब लेटर राउंड अबाउट 1820 में, इसको डॉक्टर कहते हैं कि आप इंग्लैंड का जो एटमॉस्फेयर है, माहौल तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है, तुम्हारे लंग्स जो हैं टोटली डिसफंक्शन हो चुके हैं, तो तुम्हें चाहिए कि तुम किसी अच्छे माहौल में चले जाओ जहाँ पे हीट हो, गर्मी ज़्यादा हो। यहाँ पे जो सीज़न है वो काफ़ी ड्राई किस्म का और विंटर टाइप इंग्लैंड में रहता है, तो तुम ट्राई करो कि किसी ऐसे इलाके में जाओ जहाँ पे तुम्हारे लंग्स को प्रॉब्लम ना हो। तो ये इटली में चले जाते हैं, तो अल्टीमेटली इनकी डेथ होती है इटली में। आपने देखा होगा कि रोम से रिलेटेड जैसे कल्चर है, रोमन ग्रीक्स की जो चीजें हैं उनसे बड़े इन्फ्लुएंस थे। और इसमें जैसे होमर को, वर्जिल को, मिल्टन को, और इसके अलावा जैसे बड़े बड़े ऐसे पोएट थे, इन पोएट को थॉरली स्टडी किया हुआ था। हिप्रियन जो है, इसने एक फ्रेगमेंट में जो लिखने की कोशिश की है, हिप्रियन पोएम जस्ट लाइक पैराडाइज लॉस्ट, अनीड, वर्जिल की अनीड की तरह और मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट की तरह लिखने की कोशिश की, लेकिन लेटर अपने लेटर में एक्सेप्ट करता है कि आई कुड नॉट राइट लाइक मिल्टन, यानी वो फ्रेगमेंट में लिखी है, कंप्लीट नहीं कर सका, बीमार भी था, लाइफ भी थोड़ी थी। इसके 3 बड़े प्रोमिनेंट कोट हैं। कहता है अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉरएवर। अक्सर सीएसएस में भी इस तरह के क्वेश्चन वो दे देते हैं, बड़े फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है। कीट ही अपनी फिलॉसफी से मजीद इसकी डिटेल बता सकता है, नहीं हो जो लोगों ने इससे डिराइव किया है, इसकी लाइफ से, बायोग्राफी से, वो मैं भी आपसे डिस्कस कर दूंगा। अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉरएवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट नेवर पास इनटू नथिंगनेस। फिर कहता है हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। कहता है मेलोडीज वो होती है जो 5 सेंसेस के थ्रू, आप सारी सेंसेस के थ्रू फील करते हो, वो मेलोडीज होती हैं, वो अनहर्ड होती हैं, उनको किसी और तरह से सुना जाता है, सिर्फ कानों से नहीं। और थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉरएवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट्स नेवर पास इनटू नथिंगनेस। अब ब्यूटी क्या है? ब्यूटी है गुडनेस, ब्यूटी है ऑनेस्ट, ब्यूटी है फेयर। इस चीज को ब्यूटी कहते हैं। एनी ऑब्जेक्ट जो ब्यूटीफुल है, चाहे वो किसी फॉर्म में भी है, चाहे वो इंसान की फॉर्म में है, चाहे वो नेचर की फॉर्म में है, चाहे वो पेंटिंग की फॉर्म में है, चाहे वो आर्ट, लिटरेचर, कल्चर, जो सा भी है, अगर वो ब्यूटीफुल है तो आप उसका सूथ, उससे कंफर्ट और उससे पेन को डिक्रीज कर सकते हैं, याद करके। जैसे वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि जब मैं डैफोडिल्स को देखता हूं तो मैं पेंसिव मूड जो है मेरा खत्म हो जाता है। तो कीट्स भी आपको इसी तरह बताता है। कीट बताता है थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉरएवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट नेवर पास इनटू नथिंगनेस। जॉन कीट्स की एक फीस्ट के दौरान मुलाकात होती है वर्ड्सवर्थ से, तो वर्ड्सवर्थ से अपनी पोइट्री जो है शेयर करते हैं। वर्ड्सवर्थ ने खासा प्रेज नहीं किया इसकी
Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter. You are always, कहता है, you are always anew. ये तीसरा कोट है उसका. ये बड़े प्रोमिनेंट कोट्स हैं जो इसको एवरलास्टिंग बनाते हैं इसकी पोइट्री को. ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूं. You are always anew. तुम हमेशा कहता न्यू हो. हमेशा किसको कहता है? The last of the your kisses. फिर कहता है was never the sweetness, was ever the sweetest, the last smile the brightest, the last moment the gracefulest. कहता है हर चीज जो लास्ट पे होती है ना, लास्ट मोमेंट पे कोई भी चीज हो, चाहे वो सफर हो तो आप बिल्कुल क्लोज हो उसके, आपका सफर फिनिश होने वाला है तो वो जो फीलिंग होती है, लास्ट किस जो होती है, कोई मर रहा है तो वो लास्ट किस आपको दे गया है, लास्ट मोमेंट जो होता है बड़ा ग्रेसफुल होता है. हर चीज कहता है जब लास्ट में होती है ना, वो हमेशा फ्रेश रहती है मेमोरी में, वो कभी ओमिट नहीं होती, वो कभी खत्म नहीं होती, वो हमेशा रहती है. नोट करते जाए पॉइंट, मैं डिस्कस करता जाता हूं. इंग्लिश रोमांटिक पोएट है, बोर्न ऑन अक्टूबर 31, 1795. 1795 में लंदन, मूर गेट लंदन में पैदा हुआ. इन 1816 यानी 1816 में इसको अपोथिकेरी का मतलब लिख लें, इसको लाइसेंस मिलता है अपोथिकेरी का. प्रैक्टिस करता है अराउंड अबाउट 6 ईयर अपनी इस फील्ड में, मेडिकल फील्ड में. ये मेडिकल फील्ड में भी रहा, जैसे वो नहीं होते डिस्पेंसर. इसने डिस्पेंसर में एडमिशन लिया और उसने वो कंप्लीट किया बिकॉज ही वांट टू बी अ फिजिशियन एंड ही वांट टू अर्न हिज लिवलीहुड. फादर की डेथ हो जाती है. इसका फादर जो है ना स्टबल बनाया था उसने घोड़ों का, और उसके फादर की घोड़े से गिर के डेथ हो जाती है. उसका नाम था थॉमस कीट. थॉमस कीट इसके फादर का नाम था. और जब ये 8 साल के थे तो उसके फादर घोड़े से गिर के, स्टबल बनाया होता घोड़ों का, तो मैंने जैसे बताया कि मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता था, घोड़े से गिर के इसके फादर की डेथ हो जाती है. राउंड अबाउट 8 साल का था. इसके 4 बहन भाई थे. इसबेला इसकी सिस्टर का नाम था, एक भाई का नाम टॉम कीट था. तो राउंड अबाउट ये 4 थे. ये सबसे बड़ा था. फादर की डेथ हो जाती तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके शोल्डर पर हैं. इसने घर का निज़ाम भी चलाना है और डेफिनेटली वो अपने भाई की लास्ट हेल्प करता रहता है. टॉम कीट को की भी डेथ होती है ट्यूबरकुलोसिस. इनको ना एक इनहेरिटेंस में इनको बीमारी मिलती है जो जिसे कहते हैं कि फैमिली डिजीज थी इनकी, उसमें ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिसको हम बोलते हैं. तो इसकी मदर की डेथ होती है जब ये इसकी मदर की डेथ होती है जब ये 14 साल का होता है. 8 साल में फादर की डेथ होती है, 14 साल का होता है तो इसकी मदर की डेथ होती है. फिर इसके ऊपर एक और ट्रेजेडी आती है लेटर. 1818 में इसका भाई जो है बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है. तो राउंड अबाउट उसके ऊपर भी उसके साथ फिर रहता है, उसकी हेल्प करता है और उसको बड़ा इन्वॉल्व होता है, उसकी हेल्प करता है. और ये खुद भी ट्यूबरकुलोसिस में इन्वॉल्व हो जाए, ये खुद भी टीबी का मरीज बन जाता है. 1818 में इसके भाई की डेथ होगी. ये 1817 में इसकी एक बिलवड होती है. इसकी 2 गर्लफ्रेंड इसकी लाइफ में आती हैं. एक का नाम था इसबेला जॉन. 1817 में इसकी मुलाकात होती है उसके साथ, बड़े एंटीमेट रिलेशन रहते हैं. उसके बाद वो लाइफ से चली जाती है. तो ये 1818 में ये राउंड करता है, ट्रैवल करता है, क्योंकि ये डिस्ट्रेस था, परेशान था, तो अपने फ्रेंड के साथ ट्रैवल करता है इंग्लैंड का. तो इसकी मुलाकात होती है 1818 में किसके साथ? फैनी ब्राउन के साथ. फैनी ब्राउन जो है बड़ी खूबसूरत, अट्रैक्टिव, बड़ी ब्यूटीफुल. उसके साथ उससे ये बहुत इंस्पायर होता है. उसको एक लेटर भी लिखता है, बड़ा फुल ऑफ पैशन के साथ, बड़ा प्यार करता है उससे. लेकिन वो उसके साथ इंटीमेट रिलेशन में रहता है, लेकिन ये शादी नहीं कर सका ड्यू टू हिज इल हेल्थ, यानी बुरी हेल्थ की वजह से और प्रॉपर जॉब ना होने की वजह से. 1819 में जॉन कीट्स ही वाज रन शॉर्ट ऑफ मनी. इसके पास पैसे नहीं है. 1819 में ये 6 ऑड लिखता है, और टू नाइटिंगेल
और टू मेलनकली और टू साइकी, इस तरह की ये राउंड अबाउट 6 जो है ऑड्स लिखता है कुछ पैसे हासिल करने के लिए। जैसे मैंने बताया कि 1816 में इसको अपोथिकरी जो है, जो डिस्पेंसर की लाइसेंस मिल जाता है, ये प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन तब ये रियलाइज करता है कि मेरा तो फील्ड ये नहीं है, मेरा पैशन नहीं है इसमें, ये उसको छोड़ देता है। कहता है ही विल बी अ पोएट, कि वो पोएट बनेगा। जॉन कीट्स एक मैगजीन में भी लिखता है, मैगजीन में लिखता है पोएट्री, तो बहुत सीवियर ये क्रिटिसिज्म रिसीव करता है। इसको क्रिटिक्स जो हैं आड़े हाथों लेते हैं, क्रिटिक्स इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं कि ये तो चाइल्ड पोएट्री है, ये तो कोई इतनी अच्छी पोएट्री नहीं। जॉन कीट्स नेगेटिव कैपेबिलिटी को कॉइन करता है, ये न्यू वर्ड इसने दिया था, नेगेटिव कैपेबिलिटी। लिख लें, नेगेटिव कैपेबिलिटी इज व्हाट? नेगेटिव कैपेबिलिटी occurs when a poet through his belief or power does not involve his grief, his biography, his personal circumstances in his poetry. जब आप अपने पर्सनल सर्कमस्टांसेस को, बायोग्राफी को नेगेट करके कुछ लिख देते हो, कि उसको हैवी नहीं होने देते अपनी पोएट्री पे, उसको नेगेटिव कैपेबिलिटी कहते हैं। तो ये इसने कॉइन किया था वर्ड, ये इसका माहिर था कि ये गमों को भूल के, अपने दुखों को भूल के, अपनी पर्सनल लाइफ को भूल के, जो इसका सब्जेक्ट होता था उसमें खो जाता था। मिसाल के तौर पर नाइटिंगेल पे लिख रहा है तो छोड़ दिया सब कुछ, उसी में इन्वॉल्व होकर सब कुछ पीछे करके, हालांकि उसके हालात तो बहुत ज्यादा डिप्रेस थे। He started flying with the bird, he is evening with the bird and he uses negative capability. तो नेगेटिव कैपेबिलिटी का जो वर्ड है इसने कॉइन किया था, इसके ऊपर असाइनमेंट भी अक्सर इस पे क्वेश्चन भी आता है। जॉन कीट की फरवरी 23, 1821 में डेथ होती है। मैंने बताया कि 1819 में 6 और को पब्लिश करता है, थोड़ा सा फेम भी मिलता है, और फिर उसके बाद डॉक्टर कहते हैं 1820 में कि तुम्हारे लंग्स जो हैं वो मजीद इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते इंग्लैंड के एटमॉस्फेयर को, तुम्हें किसी और कंट्री में जाना चाहिए। तो ये इटली की सिलेक्शन करता है, वहां जाता है अपने दोस्त के साथ, और अल्टीमेटली वहां अपने दोस्त के हाथों में इसकी डेथ होती है। और ये लास्ट वर्ड भी बताता है कि मेरी कब्र पे ये लिख देना, कि मेरी कब्र पे कोई मेरी डेट ऑफ बर्थ ना लिखना, बस एक वर्ड, एक लाइन तुमने जरूर लिखनी है। Here lies one whose name was written in water. ये उन क्रिटिक्स के लिए ये लिखता है जिन क्रिटिक्स ने इसको हैवीली क्रिटिसाइज, ब्रूटली क्रिटिसाइज किया। उन क्रिटिक्स के लिए ये वर्ड लिखता है, कहता है Here lies one whose name was written in the water. कीट्स अपने फ्रेंड को ये वसीयत करता है कि ये मेरी कब्र पे लिख देना। फैनी ब्राउन को कहता है कि तुम साथ चलो। आई कांट लिव विदाउट यू फैनी ब्राउन। फैनी ब्राउन को जो लेटर लिखता है वो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि इसने बहुत सारे लेटर अपने फ्रेंड को लिखे हैं, फैनी ब्राउन को लिखे हैं, एसबेला जॉन को लिखे हैं जो इसकी गर्लफ्रेंड थी। तो जो इसने लेटर फैनी ब्राउन को लिखा वो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ। उसमें ये अपने पैशन का इजहार करता है। कहता है कि माई लव हैज मेड मी सेल्फिश, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्यार करता है तो उसे कहता साथ चलो, मेरे साथ इटली में चलो। तो वो उसे क्या कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ नहीं जाना। यू डोंट हैव जॉब, यू डोंट हैव गुड फ्यूचर, यू डोंट हैव हेल्थ, यू कांट मैरी मी। सो शी लेफ्ट हिम। तो कहता है माई लव हैज मेड मी सेल्फिश, आई कैंट एग्जिस्ट विदाउट यू, I am forgetful of everything but seeing you again. My life seemed to stop there. I see so further. I see no further. यानी मैं तुमसे beyond देखता ही नहीं. You have absorbed me. I have sensations at the present moment as though I was dissolving. I should be excusately miserable without the hope of the soon seeing you. I've been astonished that the man could die martyred
मार्टर का मतलब होता है शहादत। फॉर द रिलीजन्स आई हैव शडर्ड एट इट, आई शडर नो मोर, आई कुड नो मार्टर फॉर माई रिलीजन, लव इज माई रिलीजन, आई कुड डाई फॉर दैट, आई कुड डाई फॉर यू। लेटर 13 अक्टूबर 1819 इसमें लिखा है अपनी बिलव्ड को, फैनी ब्राउन। He loves her so much, but she deceived him. She did not go with his friend, while his friend went with him, and they both went to Italy. Over there, you know that he was having health problem, health issue, lungs issues, and ultimately getting more and more TB and like that. He ultimately went Italy, and over there, he was died. वहां इसकी डेथ होती है 1825 में एट द एज ऑफ 25. फादर डाइड, मदर डाइड, ब्रदर डाइड, एंड अल्टीमेटली ही हिमसेल्फ was victim of tuberculosis and died. And he said, a thing of beauty joy forever. Its loveliness increases, it never pass into nothingness. Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter. ये इसकी जो पोइट्री है इसने उसको एवरलास्टिंग बना दिया. Here lies the one whose name was written in the water. जॉन कीट्स को जब पहली दफा उसके जब वो स्पिट करता है तो उसके साथ ब्लड आता है, कहता है दिस ब्लड इज द एंटीमेशन ऑफ माई डेथ.